हेलो नमस्कार आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए हुए फटाफट आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तमिलनाडु के कोरवई बुनाई की तकनीक के बारे में। इसकी कहानी जानते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि ये दुनिया से लुप्त होने वाली है। हालांकि तमिलनाडु के दो भाई पिछले 12 साल से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसे रिवाइव किया जाए, इसे ख़त्म ना होने दिया जाए, और वो लगातार इस तकनीक को इस दुनिया में स्थापित किए रहने में भिड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कोरवाई क्या है। कोरवाई का ओरिजिन ट्रेस करने पर हम कांचीपुरम तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली साउथ इंडिया की एक बुनाई की तकनीक है जिसमें कि साड़ी के पल्लू और जो बॉर्डर की पार्ट होती है उन्हें अलग से बुना जाता है और उसके बाद बहुत ही केयरफुल्ली और बहुत ही स्किलफुली उसे साड़ी के मेन बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती रही है पुरखों के समय से, उसे चलाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। ये काफ़ी मेहनत का काम है और इसमें समय भी काफ़ी लगता है, जिस वजह से आज के ज़माने के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं सिल्क और कॉटन की साड़ियाँ बनाने वाले, वो सभी मशीनों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इस मेहनत वाले रास्ते को कोई नहीं अपना रहा, जिस वजह से कोरवाई का जो ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टेक्निक है, एक माइंड ब्लोइंग आर्ट है, वो लुप्त होता जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु के 2 भाई जो हैं वो पुरखों से चली आ रही मशीन पर अपना खुद एक्सपेरिमेंट भी करते चले आए हैं और 2011 में उन्होंने उस मशीन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और ऐसा कर दिया कि जैसे उस पर अब एक आदमी खुद से हैंडल कर सके, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। उसके बाद कई लोगों ने इस आर्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, लोकल लोगों ने, और उन 2 भाइयों का कहना है कि अब तक वो 45 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का इस आर्ट फॉर्म को बचाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये 2 भाइयों में इस क्राफ्ट को लेकर के, इस कोरवाई क्राफ्ट वीविंग टेक्निक को बचाने की जो ललक आई, वो सीसीआई के चीफ से मिलने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है। आज के डेट में अब उनके पास 600 से ज़्यादा रेगुलर कस्टमर्स हैं जिन्हें वो विज़िट भी करते रहते थे रेगुलरली। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अब उन्हें भी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि एक तरह से अच्छी बात है। इस आर्ट फॉर्म के बारे में जानकारी भी फैल रही है, इसे रिवाइव करने की ज़ोर शोर से कोशिश चल रही है। तो अगला न्यूज़ जो है वो एक फाउंडेशन के बारे में है, नंदी फाउंडेशन, जिसे कि फूड विजन 2050 के लिए $200,000 का प्राइज मनी मिलने वाला है फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द फील्ड ऑफ फूड विजन। रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 1300 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। उन सभी को बीट करते हुए नंदी फाउंडेशन को $200,000 यानी $2 लाख की जो है प्राइज मनी मिलने वाली है, जिसमें कि $1.5 लाख उन्हें एक बार में मिल जाएगी और 3 महीने के बाद बाकी $50,000 मिलेगी, जिससे कि नंदी फाउंडेशन को अपनी जो विजन्स है उसको अचीव करने में हेल्प मिले। तो ये फूड विजन 2050 क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। तो फूड विजन या फिर फूड सिस्टम विजन 2050 एक अमेरिका की बेस्ड कंपनी रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इस फूड सिस्टम विजन 2050 के तहत पूरी दुनिया भर से जो है ऐसे विजनरीज, ऐसे फाउंडेशंस को इनवाइट किया गया जो कि एक ऐसा फूड सिस्टम, रीजनरेटिव फूड सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर में, और उसके लिए उनकी क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं और क्या वो काम कर रहे हैं, इस सभी चीज़ों को लेकर के प्रोजेक्ट जो है मंगवाए गए पूरी दुनिया भर से। फूड सिस्टम विजन एक फ्यूचर की कहानी है जो कि 6 अलग अलग थीम्स को एड्रेस कर रही है: एनवायरनमेंट, डाइट्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी। इन सभी 6 थीम्स को एक साथ इंटरकनेक्टेड वे में ये फूड सिस्टम विजन जो है वो एड्रेस कर रहा है। इस फूड सिस्टम विजन के तहत $200,000 टॉप 10 विजनरीज को, हर किसी को $200,000 मिलेगा, यानी कि टोटल में $2 मिलियन जो है ये फाउंडेशन डोनेट करने वाला है। A 3-day of Loya Jirga, the Grand Assembly of Afghanistan has been called in order to decide whether to release the 400 Taliban fighters that has been accused
फॉर वेरियस सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर एंड किडनैपिंग एक्सेट्रा। यानी कि 3 दिन की महासभा बुलाई गई है अफगानिस्तान में ये डिसाइड करने के लिए कि तालिबान के उन 400 प्रिजनर्स को छोड़ा जाए या नहीं, जिन पर कि कई सारे सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉ जरगा क्या है, ये ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये तो हमें समझ आ गया, पर ये है क्या, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात तो लॉ जरगा एक महासभा है, एक बहुत ह्यूज असेंबली है जो बुलाई जाती है पूरे देश भर से। अलग अलग एथिक्स के लोगों को, अलग अलग रिलीजन के लोगों को, अलग अलग ट्राइबल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स को, पूरे देश भर से, अफगानिस्तान के पूरे देश भर से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है किसी भी बड़ी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। ये एक सदियों पुरानी बॉडी है, एक सदियों पुराना ये एक सभा है जिसे किसी भी नेशनल क्राइसिस या किसी नेशनल इंटरेस्ट की बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है। अफगान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ जरगा जो है वो अफगानी लोगों का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि ये एक ऑफिशियली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है और इस लॉ जरगा के जो डिसीजंस है वो लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। बावजूद इसके लॉ जरगा का जो भी डिसीजन होता है उसे फाइनल ही समझा जाता है और जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस बॉडी के डिसीजन का सम्मान करें, उसे फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कैसे कोविड-19 की वजह से जो कई सारी बाईलैटरल और मल्टीलैटरल जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस थी उन्हें डिफ़र कर दिया गया था, उन्हें स्थगित कर दिया गया था, उन्हें अब रिज्यूम करने की बातें चल रही हैं। किस प्रकार से इस चीज़ को रिज्यूम किया जाएगा, इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इंडिया जो है वो हाल फिलहाल में ही अब रशिया में होने वाले कावकाज़ 2020 में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये कावकाज़ 2020 क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कावकाज़ 2020, जिसे कि कावकासस 2020 भी कहा जाता है, ये एक रसिया में होने वाला स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। ये बेसिकली रसिया के साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वहाँ होल्ड किया जाने वाला है और इसमें करीब 18 देशों को इन्विटेशन भेजा गया है, इसमें से कि इंडिया भी एक है और इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है। इन 18 देशों में चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई सारे रिपब्लिक्स हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तबलीगी जमात कवरेज पर जो कई सारे पिटीशंस फाइल किए गए हैं उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एनबीए और पीसीआई के रिपोर्ट्स का इंतजार करेगी। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस मुद्दे को उठाया है कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जो मार्च में ये तबलीगी जमात पर ये आरोप लगा था कि उनकी वजह से ये कोविड-19 के स्प्रेड में जो स्पाइक आया है, इस कवरेज को लेकर के, इस मीडिया कवरेज को लेकर के कई सारे पिटीशंस फाइल किए गए थे। और अब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे का कहना है कि इन पिटीशंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा है कि जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लिया जा सकता है और इसीलिए वो एनबीए यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सेस का वेट करेगी और उसके बाद ही अपने फाइनल ऑर्डर्स इशू करेगी। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के आखिरी खबर की ओर। ये खबर ज़रा डिस्टर्बिंग है, ज़रा विचलित करने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है लेपर्ड्स यानी तेंदुओं का। उनकी लेदर की वजह से, मे बी उनकी जो चमड़ी है, स्किन है, उसकी वजह से, या फिर शौक की वजह से, या उनकी इलीगल, उनके बॉडी पार्ट्स के इलीगल एक्सपोर्ट की वजह से, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ट्रैफिक यानी कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है जिसकी मदद से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स पर जो है नज़र रखी जाती है, उन पर चेक रखा जाता है। ट्रैफिक के एक रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच के पीरियड में करीब 747 लेपर्ड्स की मौत हुई है और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 596 मौतें जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़, जो कि बेसिकली अल्टीमेटली रिलेटेड टू पोचिंग है, उसकी वजह से हुई। यानी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से 600 के करीब तेंदुए मारे गए हैं 743 टोटल डेथ्स में से, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर कंस्टिट्यूट करता है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये ट्रैफिक क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ट्रैफिक एक जॉइंट प्रोग्राम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF। IUCN और WWF का एक जॉइंट प्रोग्राम है ये
ट्रैफिक, जिसकी मदद से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, तो इसकी मदद से जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जो ट्रैफिकिंग होती है, वो नेचर के लिए सेफ़ हैं, ये इंश्योर की जाती है। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस कैम्ब्रिज में लोकेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस न्यूज़ सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब बटन फटाक से दबा देना है बेल नोटिफिकेशन के साथ। तो हम आपसे इसी बात पर विदा लेंगे, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।